तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ सिचुएशन बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस चैनल को इस तरह से ही आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानकार लोगों को जो इस कोर्स से रिलेटेड हैं, नहीं भी रिलेटेड हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको ऐसे ही मिलती रहें और आपकी नॉलेज ऐसे ही बढ़ती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो यहां पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और बताना है कि गुड्स का नेचर कैसा है। जैसे सबसे पहले ए के पास 5 कार्स हैं अलग अलग मॉडल्स की। वो एग्री हो जाता है बेचने के लिए फिएट कार बी को, और बी एग्री हो जाता है उसे परचेज करने के लिए। तो यहां पर जो कार है उसका नेचर कैसा है, वो किस प्रकार की गुड्स माने जाएंगे। गुड्स को कई कैटेगरीज में बांट के पढ़ा जाता है, जिसमें से एक होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब उन गुड्स से है जो कि आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस समय किया जा रहा है। ये एग्जिस्टिंग नेचर के गुड्स हैं और एग्जिस्टिंग में भी स्पेसिफिक। इस बताए गए केस में ए के पास 5 कार हैं और अलग अलग मॉडल्स की हैं, और वो एग्री हो जाता है बेचने के लिए अपने फिएट कार बी को, और बी एग्री हो जाता है उसे परचेज करने के लिए। इस केस में जो सेल है वो स्पेसिफिक गुड्स की है, क्योंकि कार स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन हो चुकी है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है। बी क्वेश्चन, होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 bales of cotton in his godown. He agreed to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. एक होलसेलर है जिसके पास बहुत सारी गोडाउन में बेल्स पड़ी हैं, लगभग 100 कॉटन की बेल्स, जिनमें से वो एग्री हो जाता है 50 बेल्स सेल करने के लिए, और उन बेल्स को सेलेक्ट करके वो सेट असाइड करता है। यहां कॉन्सेप्ट काम आता है असर्टेन गुड्स का। असर्टेन गुड्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाने के बाद आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन होते हैं, उससे पहले तो वो अनसर्टेन होते हैं। असर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। इस बताए गए केस में भी होलसेलर ऑफ कॉटन के पास 100 बेल्स कॉटन की थी गोडाउन में। वो उनमें से जब 50 बेल्स को सेल करने के लिए एग्री हो जाता है और उन्हें सेलेक्ट करके सेट असाइड भी कर देता है, तो सिलेक्शन होने के बाद वो हो जाते हैं असर्टेन। उससे पहले तो अनसर्टेन ही थे। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ असर्टेन गुड्स एज अ कॉटन बेल्स टू बी सोल्ड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि पहले अनसर्टेन गुड्स थे, लेकिन जब वो 50 अलग कर दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने के पर्पज से, तो वे असर्टेन हो गए। उससे पहले वे अनसर्टेन गुड्स थे। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें सेट असाइड कर दिया यूज करने के लिए, तो जब तक नहीं किया तब तक अनसर्टेन, और जब कर दिया तो वे गुड्स असर्टेन हो गए। सी पार्ट, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लेइंग इन हिज शॉप। ए एग्री हो जाता है बी को 1 पैकेट सॉल्ट का बेचने के लिए, बहुत सारे पैकेट्स में से जो 100 पैकेट पड़े हैं उसकी शॉप में। इस केस में क्योंकि वो सॉल्ट के पैकेट सेल करने के लिए एग्री हो जाता है, बहुत सारे सॉल्ट के पैकेट्स में से 100 पैकेट्स में से कोई एक सेल करना है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा सेल होगा अभी। इसीलिए गुड्स का नेचर अभी तक अनअसर्टेन्ड है, क्योंकि वहां डिस्क्रिप्शन तो दे दिया कि ये वाला सॉल्ट, लेकिन अभी आइडेंटिफाई और एग्री नहीं किया कि कौन सा पैकेट जो है वो सेल में इस्तेमाल होगा। इसीलिए गुड्स का नेचर अभी तक अनअसर्टेन्ड है। अनअसर्टेन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नहीं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय। इन्हें इंडिकेट किया गया है, केवल डिफाइन किया है डिस्क्रिप्शन या सैंपल से। इस बताए गए केस में यदि ए एग्री हो जाता है सेल करने के लिए बी को 1 पैकेट सॉल्ट का बहुत सारे पैकेट्स में से जो उसकी शॉप में पड़े हैं, तो ऐसे केस में ये अनअसर्टेन गुड्स की सेल है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि वो उन 100 में से कौन सा गुड्स डिलीवर करेंगे। जैसे ही वो सॉल्ट का पैकेट उठाकर एग्रीड अपॉन हो जाएंगे कि ये वाला है वो जो बिकेगा, तो फिर वो असर्टेन और स्पेसिफिक हो जाएंगे। उससे पहले तो वे अनअसर्टेन नेचर के ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर डी,
P agreed to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. P एग्री हो जाता है कि मेरी गाय इस साल के दौरान जो भी कुछ दूध देगी उसे मैं आपको बेचूंगा। गुड्स की एक कैटेगरी होती है जिसे हम फ्यूचर गुड्स भी कहते हैं। फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो अभी नहीं हैं पर मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या एक्वायर किए जाएंगे सेलर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाने के बाद। इस इंस्टेंट केस में भी पी एग्री हो गया सेल करने के लिए क्यू को वो सारा मिल्क जो उसकी काउ ईल्ड करेगी आने वाले साल में। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स है क्योंकि अभी तक गुड्स को बेचा नहीं गया क्योंकि गुड्स हैं ही नहीं, गुड्स भविष्य में बनेंगे। तो यहां पर इसका आंसर हुआ गुड्स का नेचर है फ्यूचर गुड्स। ई क्वेश्चन, ई पार्ट कहता है ए एग्रीज टू सेल टू बी अ पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम द प्रेजेंट ओनर। ए बी के साथ एग्री हो जाता है कि मैं आपको पिकासो पेंटिंग सेल कर दूंगा बशर्ते उसका रियल ओनर उसे मुझे सेल कर दे। गुड्स के नेचर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें से एक नेचर है कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स वो होते हैं जिनकी एक्विजिशन सेलर के द्वारा डिपेंड करती है भविष्य के किसी अनसर्टेन इवेंट पर, इसीलिए गुड्स को कॉन्टिंजेंट कहा जाता है क्योंकि वे सेलर को मिल भी सकते हैं, नहीं भी तभी वो आगे बेचेगा। इस केस में ए एग्री हो जाता है सेल करने के लिए बी को पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड वो उसे प्रेजेंट ओनर से खरीद पाए। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कंटिंजेंट गुड्स है क्योंकि प्रेजेंट ओनर उसे बेच भी सकता है, नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी के पास 2 बाइक्स हैं, वो एग्री हो जाता है बेचने के लिए दोनों बाइक्स एस को उस प्राइस पर जो प्राइस फिक्स करेगा क्यू। वो डिलीवरी दे देता है दोनों में से एक बाइक की तो इमीडिएटली, बाद में क्यू प्राइस को फिक्स करने से मना कर देता है। एज सच पी एस से कहता है कि मेरी बाइक जो मैंने तुम्हें रिटर्न डिलीवर करी है वो मुझे रिटर्न कर दो। हालांकि एस कह रहा है कि मुझे तो तुम दूसरी बाइक भी दे दो। तो बताएं ऐसी सिचुएशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है। ये जो प्रेजेंट क्वेश्चन है ये एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ये कहा जाता है कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना जरूरी है, बल्कि उसका फिक्स होना भी जरूरी है। फिक्स चाहे कॉन्ट्रैक्ट करते समय हो चाहे बाद में हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करके फिक्स कर दे, पर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना जरूरी है। और ये उसी केस का उदाहरण है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। जहां पर एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन होता है जो कि वैल्यूएशन या प्राइस फिक्स करेगा थर्ड पार्टी, और ऐसी थर्ड पार्टी नहीं फिक्स कर पाती किसी कारण से या नहीं करती है वैल्यूएशन, तो फिर ऐसे केस में एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइडेबल, उसे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन यदि गुड्स का कोई पार्ट डिलीवर हो चुका है और अप्रोप्रिएट हो चुका है बायर को, तो फिर बायर को रीजनेबल प्राइस तो देना ही पड़ता है। ये कहते हैं जहां थर्ड पार्टी को रोका जाता है वैल्यूएशन करने से सेलर या बायर की वजह से किसी, तो जो पार्टी एट फॉल्ट नहीं है और उसे रोके जाने की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो वो डैमेज भी रिकवर कर सकता है। इस प्रोविजन में यहां पर केवल फर्स्ट पार्ट एप्लीकेबल है। तो यहां कहा गया है कि इस केस में पी के पास 2 बाइक हैं और वो एग्री हो गया दोनों बाइक बेचने के लिए एस को एक प्राइस पर जो क्यू फिक्स करेगा। तुरंत डिलीवरी भी एक बाइक की दे दी गई, बाद में लेकिन क्यू ने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया। एज सच पी ने कहा एस से कि मेरी बाइक लौटा दो जो मैंने तुम्हें डिलीवर कर दी, जबकि एस ये कह रहा है कि आप मुझे दूसरी बाइक भी दे दो। इस इंस्टेंट केस में जो बायर है एस वो रीजनेबल प्राइस पे करेगा पी को क्योंकि बाइक ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी है। लेकिन जब हम सेकंड बाइक की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो अवॉइड किया जा सकता है।